हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। किनशिप कास्ट एंड क्लास में के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने 8 टाइप ऑफ मैरिजेस देखे थे और यह देखने की कोशिश की थी कि जो ब्राह्मणिक माइथोलॉजी में जो ट्रेडिशनल मैरिज सिस्टम रहा है, सिर्फ शादी की वही परंपराएं नहीं थी और भी कई तरह की परंपराएं रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उन चीज़ों को खासकर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ें थी, कैसे हम जो ब्राह्मणिक नॉर्म्स थे उनके पैरेलल और कितने तरह के नॉर्म्स जो है सोसाइटी में चल रहे थे। द गोत्रा ऑफ वेमेन। पहली चीज़ जानते हैं कि गोत्रा है क्या। नॉर्मली जो हिंदू सोसाइटी होती है वो ये मान के चलती है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, जितने भी गोत्र हैं वो किसी न किसी एक वैदिक ऋषि से जुड़े हैं। ठीक है, माना जाता है पूरी हिंदू सोसाइटी जो है वो किसी न किसी वैदिक ऋषि के ही फैमिली से निकली हुई है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे गोत्र हैं जो अलग अलग जो है ऋषि से के जो है लीनेज में आते हैं। ठीक है, तो ट्रेंड ये कहता है कि कभी भी शादी जो है सेम गोत्र में नहीं हो सकती। जब भी शादी होगी इस गोत्र की शादी इस गोत्र में होगी। ठीक है, स्पेशली ब्राह्मण्स और क्षत्रिय बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। ठीक, तो गोत्रा में हमको क्या पता चलता है कि हर गोत्र जो है एक वैदिक ऋषि से शुरू होता है और जो भी सेम गोत्र के लोग हैं वो ये माना जाता है कि वो उसी ऋषि के ही जो है डिसेंडेंट हैं या उसी ऋषि के फैमिली को बिलोंग करते हैं। वन थिंग। सेकंड थिंग ये है कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करेंगे और जो वाइफ हैं वो जो है हस्बैंड का गोत्र एक्सेप्ट कर लेंगे शादी के बाद, क्योंकि वो उस फैमिली की मानी जाती है। ठीक है, तो ब्राह्मण सोसाइटी ये इस बात पे दावा करती है कि गोत्र सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और हिंदू लोग जो है वो गोत्र लेकर के चलते ही हैं, बिना गोत्र के जो है शादी नहीं हो सकती। अब आइए इसके कुछ एक्सेप्शन देखते हैं। ठीक, यहाँ पर वही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही लड़की की शादी होती है वो फादर का जो गोत्र है वो गिव अप कर देती है और जो है जो हस्बैंड का जो गोत्र अडॉप्ट कर लेती है, जिससे उससे शादी होती है। और चूँकि हस्बैंड क्या होता है वो दूसरे गोत्र का होता है, क्योंकि सेम गोत्र के लोग भाई बहन कहे जाते हैं। ठीक, अब इसका एक्सेप्शन देखते हैं। एक फेमस राजघराना था सातवाहन। बेसिकली महाराष्ट्र के आसपास ये लोग रूल कर रहे थे। एक बार फिर से इन सातवाहन का इलाका देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये इस इलाके पे रूल कर रहे थे। एम्पायर कौन है? सातवाहन। सातवाहन जो है भारत में बड़े यूनिक रूलर रहे हैं, क्योंकि ये अकेले ऐसे राजघराने रहे हैं जिन्होंने अपनी माँ का टाइटल यूज़ किया। ठीक, बाकी सारे राजा क्या हैं वो फादर का नाम यूज़ करते हैं। दशरथ, दशरथ के बेटे राम, राम के बेटे ये। यहाँ पर जो हर एक के नाम के आगे उनकी माँ का नाम मिलता है, तो इसलिए सातवाहन जो है थोड़े से यूनिक हो जाते हैं। एक मिनट, ये खैर शादी वाला बता ही दिया था। ठीक है, तो आप सातवाहन के बारे में कहाँ पे थे? तो वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में जो है ये लगभग 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD तक ये रूल कर रहे थे। इनके काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे इनके फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में और इनकी शादियों के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आइए देखते हैं कि उनके राजाओं के नाम किस तरह से हैं। उनके नाम के आगे जो है नाम में एक वर्ड पुता मिल रहा है। ठीक है, प्राकृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है पुत्र। ठीक है, गौतमी पुता मीन्स सन ऑफ गौतमी। ठीक, तो यहाँ पर आप राजा के नाम देखते हैं। तो पहला राजा है राजा गौतमी पुता श्री सतकर्णी। ठीक, जो इसका संस्कृत नाम बनता है गौतमी पुत्र श्री शतकर्णी। ठीक, तो गौतमी का बेटा श्री सतकर्णी। ठीक, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलयामी। वशिष्ठी का बेटा श्री पुलयामी। अगेन गौतमी का बेटा श्री याना सतकर्णी। ठीक, अगेन संस्कृत और प्राकृत है इसलिए पुता और सीरी या सतकर्णी ऐसे वर्ड मिल रहे हैं। ठीक, और फिर माद्री पुता स्वामी सकसेना। फिर अगेन वसति पुता चत्रापना सतकर्णी। ठीक, हरिति पुता। आप देखोगे हर एक जगह पर जो है आपको जो है पहले एक लड़की का नाम मिलता है, ठीक है, जिसका बेटा और फिर जो है राजा का नाम मिलता है। मीन्स हर एक राजा जो है अपनी माँ का नाम जरूर बताता है। ठीक, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है। यहाँ पर जो है जो गौतमी और वशिष्ठी जो 2 टर्म है, ये कुछ लोग कहते हैं ये इनका गोत्र था, ये इनकी माँ का नाम नहीं था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या वाकई ये इनकी माँ थी या फिर जो है ये इनका गोत्र था। तो कुछ लोग कहते हैं ये गोत्र है, कुछ लोग कहते हैं माँ का है। अगर हम इसको गोत्र मानते हैं तो पंगा क्या होता है कि जैसे ही
जो लड़की जो है, जब ये कहा जा रहा है कि लड़की जब जो है किसी शादी कर ली तो वो जो है बाप के गोत्र में आ जाती है, सॉरी हस्बैंड के गोत्र में आ जाती है। लेकिन जो है अब सेम गोत्र के नाम जो है लड़कियां बार बार आ रही हैं, जबकि ये कहा गया था कि सेम फैमिली। देखो यहाँ गौतमी जो है 2 बार आया है, ठीक है, वशिष्ठी 2 बार आया है। तो ये कहा जा रहा है कि जो सेम फैमिली की लड़कियां जो है कैसे ये लोग शादी कर सकते हैं सेम गोत्र में। अब ऐसे ही जो है जो मेट्रोनिमिक्स जो है इसके एविडेंसेस जो है उपनिषदों में भी मिल जाते हैं। एक और फेमस उपनिषद है बृहदारण्यक उपनिषद। हिंदू धर्म की जो किताबें रही हैं उसमें उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन की फ़िलॉसफी का जो है बहुत बड़ा हिस्सा है इन जो है उपनिषदों में मिला है। उसमें ऐसे बहुत सारे जो है टीचर्स और स्टूडेंट यानी कि संतों के नाम मिलते हैं, जो के नाम के आगे उनकी माँ का नाम मिलता है। अच्छा, माँ का नाम क्यों यूज़ किया गया? उसकी एक वजह ये भी कही जाती है कि जैसे एक राजा है उसकी 3 रानियाँ हैं, ठीक, तो ऐसे केस में जो बेटा है उसको अगर बाप के नाम से बताया जाए तो ये पता नहीं चलता कि वो किस माँ के नाम से। तो शायद इसलिए भी था कि लोग जो है अपनी माँ का नाम मेंशन करते थे कि साहब ये जो है इसका बेटा है, ताकि साफ साफ पता चले कि जो है यह राजा की किस वाइफ का बेटा है। खैर अलग अलग व्यूज़ हैं, वी रियली डोंट नो। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि बृहदारण्यक उपनिषद में भी जो है कई ऐसे जो है टीचर्स और स्टूडेंट्स के नाम मिलते हैं जिनके नाम के आगे जो है माँ की डिटेल मिलती है। अगेन यह ब्राह्मणिक माइथोलॉजिकल के उलट है कि जो है जो फैमिली लीनेज है वो बाप की ओर से चलती है, ठीक है। और ये सब किताबें ब्राह्मणिक किताबें ही हैं उपनिषद, ठीक। यहाँ पर अगेन एक स्टैचू है, मूर्ति टूट चुकी है सातवाहन राजा, और यहाँ पर जो है उसकी वाइफ्स हैं जिनकी जो है स्टैचू दिखाई गई है। अगेन आप देख सकते हो कि जो है 4 वाइफ की स्टैचूज़ हैं। ये 4 फेमस रानियाँ होगी, एक्चुअल में कितनी रही होगी भगवान जाने, क्योंकि पुराने दौर में शादियाँ बहुत होती थी, ठीक है। इवन की कहते हैं अकबर के हरम में 5000 तक जो है विमेंस थी, ठीक। तो जो सातवाहन राजा थे वो पॉलीगैनिस्ट थे। अगेन आप वो जो है मूर्ति में भी देख चुके, उनके कई सारे वाइफ्स होते थे, इसलिए जो है वो अपनी माँ का नाम जरूर मेंशन करते थे कि साहब ये जो बेटा है ये किस जो है रानी से पैदा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो है अब जो गौतमी वशिष्ठ जो है ये दरअसल जो है उनके गोत्र को बताता है, ये उनके पिता का गोत्र क्या था, ठीक। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अगेन जो वही सारी पुरानी बातें जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि नॉर्मली ये माना जाता था कि सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, बट इनके जो एविडेंसेस देखते हैं उसमें जो है ये दिखता है कि वो लोग जो है सेम गोत्र में भी शादी कर रहे थे। यानी कि जो ब्राह्मण्स का जो आइडियल्स था एक्सोगेमी, वो यहाँ आकर के पूरी तरह से फेल हो जाता है। यहाँ पर जो है एंडोगेमी भी शादी हुई है, मीन्स सेम गोत्र में भी जो है सातवाहन लोग शादी कर रहे थे। एक और डिस्क्रिप्शन मिलता है, अ मदर्स एडवाइस। महाभारत में ही जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तो गांधारी जो है वो दुर्योधन के पास आती है। कौरवों का जो सबसे बड़ा बेटा था, जो कौरव भाई लोग थे 100 भाई थे, उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन, उससे जो है उसकी माँ आकर के समझाती है उसको कि बेटा युद्ध मत करो। क्यों युद्ध मत करो? इस पर जो है बड़ा बढ़िया स्पीच है। उन्होंने कहा कि जैसे ही आप जो है शांति की बात करते हो, आप अपने पिता और मेरा सम्मान करते हो, एट द सेम टाइम आप अपने वेल विशर का सम्मान करते हो। कहा कि यह बुद्धिमान आदमी के कंट्रोल में है जो कि अपने राज्य की रक्षा करता है। सीधी सी बात है, लड़ाई होगी तो मौतें होगी। तो कहा कि जो है एक बुद्धिमान आदमी अपने राज्य की रक्षा करने की कोशिश करता है। कहा ग्रीड और एंगर एक इंसान को उन सारे लाभों से जो है हटा देती है। कहा कि जैसे पांडवों ने एक ऑफ़र किया था कि ठीक है तुम पूरा राज्य नहीं देना चाहते हो, हमको सिर्फ 5 गाँव दे दो, हम उतने से सेटिस्फाइड हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 5 गाँव दे दो, उतने से हमारा काम चल जाएगा। तो दुर्योधन ने साफ साफ कह दिया था कि तुम लोग जुए में हार चुके हो तो मैं आपको सुई की नोक बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो वही जो है गांधारी समझाती है कि देखो लालच और गुस्सा जो है यह इंसान को सभी चीज़ों से दूर कर देता है, हर तरह के प्रॉफिट से बर्बाद कर देता है। आप देखोगे कि गुस्से में आप कभी कुछ अच्छा नहीं करते हो। जब दिमाग गुस्से में आता है या लालच में आता है तो हमेशा कुछ गलत ही होता है। उन्होंने कहा कि अपने लाइफ के इन 2 दुश्मनों को हरा करके तुम जो है एक तरह से पूरी दुनिया को जीत सकते हो। आप बहुत हैप्पी रहोगे, लाइफ को जो है पूरे अर्थ को एंजॉय कर सकते हो। सीधी सी बात है, 5 गाँव उनको दे दो और अपनी फ़ौज से पूरी धरती जीतते रहो, तुम्हारी लाइफ जो है बहुत अच्छा रहेगा। कहा कि तुम जो है अपने जो है बाकी भाइयों के साथ जो है पांडवों के साथ अच्छे से लाइफ जी सकते हो।
युद्ध में कुछ भी अच्छा नहीं होता, कहीं कोई धर्म नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता और जो है कोई खुशी नहीं होती। कहा कि जो सही मायनों में कोई विजय नहीं होती और जो है इसलिए युद्ध से आप दूर रहो। रिजल्ट क्या हुआ? दुर्योधन ने अपनी माँ को इग्नोर कर दिया और युद्ध लड़ने में जो है लड़ा और हार गया। आपको क्या लगता है कि जो है अब मदर्स क्यों इम्पोर्टेंट थी? समझाती थी, ये तो है। यहाँ पर ये दिखता है कि दुर्योधन जो है अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता था। तो क्या माने, क्या वाकई उस दौर में लोग अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते थे या नहीं करते थे? अगेन दोनों तरह की बातें आती हैं। हम पांडवों को भी देखते हैं जो अपनी माँ की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, कौरवों को देख रहे हैं, दुर्योधन को जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट नहीं करता। तो जो आज की सोसाइटी है, ऐसी सोसाइटी उस दौर में भी थी। अक्सर जो है लोग कहते थे कि नहीं साहब पुराना ज़माना बहुत अच्छा था, लोग बड़े ईमानदार थे, अच्छे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था, उस दौर में भी कुछ है इस तरह की गड़बड़ियाँ थी। लेकिन होता क्या, अच्छी चीज़ें याद रह जाती है, बुरी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। तो यहाँ पता चलता है कि लोग जो है उस दौर में भी अपनी माँ को इग्नोर कर रहे थे, सभी नहीं बट कुछ। वर द मदर इम्पॉर्टेंट। सातवाहनों की कहानी पे आते हैं। तो सातवाहन जो है मैट्रोनिमिक्स को फॉलो करते हैं, जहाँ पर उनके नाम जो है उनकी माँ के नाम से आते हैं। अगेन हमने देखा कि कुछ उपनिषदों के जो ऋषि हैं उनके नाम भी जो है उनके माँ के साथ से आते हैं। ये सब चीज़ें बताती है कि माँ जो है या फिर मदर जो है वो सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट थी। एट द सेम टाइम हमने जो पैराग्राफ देखा उसमें ये दिखता है कि माँ की बातों को लोग इग्नोर भी कर रहे थे। ठीक है, अगेन ये भी हमको जो है श्योर नहीं है कि वास्तव में जो पावर का जो ट्रांसफ़र है सातवाहनों में वो क्या माँ से बेटे को हुआ? जनरली नहीं। जो पावर का ट्रांसफ़र था वो जो है फादर से ही बेटे को हो रहा था, भले ही नाम जो है वो माँ का यूज़ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है माँ से जो है बेटी को पावर ट्रांसफ़र नहीं किया। जो पावर का ट्रांसफ़र हुआ है वो बाप से बेटे को ही हुआ है। ठीक है, इट मीन्स कि सोसाइटी में पैट्रिलिनी जो है वो इम्पॉर्टेंट रही है। हाँ, माँ को रिस्पेक्ट दी गई है। आप पूरी इंडियन माइथोलॉजी उठा लो, माँ को बहुत रिस्पेक्ट दी गई है। लेकिन ये कहना कि माँ को जो है पावर दी गई हो, पावर का ट्रांसफ़र रहा है, वो जो है नॉर्मली नहीं रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं सोशल डिफरेंसेस पे। तो यहाँ तो हुई मैरिज सिस्टम के बारे में अब तक बात हो गई। अब आते हैं कास्ट पर। ठीक, कास्ट क्या है? बेसिकली कास्ट में 3 चीज़ें आती हैं। ठीक, पहली चीज़ क्या होती है कि हर एक कास्ट का एक खास वर्क होता है। ठीक है, जैसे लोहार हो गया वो लोहे का काम करेगा। ठीक, जो लकड़ी के जो बढ़ई हो गए वो सारे के सारे जो है लकड़ी के ही काम करेंगे। सुनार हो गए सारे के सारे सोने का काम करेंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ था कि वो एक सारे के सारे लोग जो है हर कास्ट जो है एक खास तरह के काम में से जुड़ी थी। सेकेंड थिंग थी मैरिज। ठीक, कि जितनी भी कास्ट थी उनकी शादी जो है अपने ही कैटेगरी में होती थी। मीन्स अगर सुनार हैं तो उनकी शादी सुनारों में ही होगी, ब्राह्मण्स होगी हैं तो उनकी शादी ब्राह्मणों में ही होगी। तो इस तरह का जो सिस्टम था। ठीक है, मैरिज। तीसरा जो चीज़ था क्या? फूड। नॉर्मली ये ट्रेंड अब ख़त्म हो चुका है कि जब कभी भी जो है कम्युनिटी लंच होता था या शादी पड़ी या इस तरह का, तो होता क्या था कि हर कास्ट की अलग अलग लाइन बनती थी कि मीन्स ब्राह्मण ब्राह्मणों के साथ खा रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों के साथ खा रहे हैं, वैश्य वैश्यों के साथ खा रहे हैं। तो ये फूड वाला सिस्टम जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। वर्क अब लोग छोड़ ही रहे हैं। मैरिज थोड़ा बहुत बचा है बट लव मैरिज के चक्कर में आजकल ये सारी चीज़ें भी ख़त्म हो रही है। तो ये कास्ट सिस्टम का जो है बेसिक स्ट्रक्चर था। कास्ट होता क्या? तो सबसे पहले जो है 4 वर्ण की बात कही गई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उससे जो है सब डिवाइडेड हो करके जो है कास्ट सिस्टम जो है डेवलप होता है और अगेन एक नया क्लास बनता है, शूद्रास एंड अनटचेबल्स। ठीक है, ब्राह्मण्स कौन? तो ब्राह्मण्स वो जो कि पूजा पाठ करवाएंगे। ठीक, दूसरा क्या है? क्षत्रिय कौन? जो कि वॉरियर्स थे। ठीक है, ब्राह्मण्स पूजा पाठ के लिए। ठीक, क्षत्रिय वॉरियर हो गया, वैश्य इनका काम था बिजनेस और एग्रीकल्चर। ठीक है, और शूद्र इनको रखा गया कि आप जो है सबकी सेवा करोगे। तो ये पुराना सिस्टम था वर्णा सिस्टम। वर्णा को आगे बढ़ा करके थोड़ा जो है मतलब ब्रॉड करके जो है इन्होंने जो है कास्ट सिस्टम को लॉन्च किया। ठीक, ब्राह्मण्स ये कहते थे कि जो है यहाँ पर वही सारी बातें हैं कि ब्राह्मण से एक्सपेक्ट किया था आप वेद पढ़ोगे, सैक्रिफाइस करोगे, पूजा पाठ करोगे। क्षत्रिय जो है वो लड़ाई लड़ेंगे और जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेंगे। ठीक, और जो है वो वेद भी पढ़ सकते हैं। जो वैश्य हैं वो जो है आप एडिशनल काम करेंगे, खेती किसानी ट्रेड ये सारा काम करेंगे। जो शूद्रास थे वो जो उनको ये कहा गया कि आप बाकी लोगों की सेवा करोगे। अगेन
अब सवाल ये है कि जो बाकी लोग हैं वो इस सिस्टम को फॉलो क्यों करेंगे। तो ब्राह्मणों ने एक शानदार दिमाग लगाया। उन्होंने जो है वेद में एक लाइन लिखी है, ऋग्वेद में ही है, एक पुरुष सूक्त आता है, याद रखिए पुरुष सूक्त। एक सवाल आता है कि जो है ये वर्णा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है, तो पुरुष सूक्त में मिलता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो है भगवान ने, जो ब्रह्मा थे, उन्होंने जो है एक पुरुष को जन्म दिया, उससे जो है उसके 4 हिस्से से 4 कैटेगरी बनती है। एक बार देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने एक पुरुष को जन्म दिया, उस पुरुष से, याद रखिए स्त्री को नहीं जन्म दिया, पुरुष को जन्म दिया, तो जो उसका माउथ था उसके मुंह से ब्राह्मण जो है पैदा होता है। ठीक, क्यों? ज्ञान का प्रतीक है। क्षत्रिय उसके बाजू से, क्योंकि जब पावर का प्रतीक है आर्म्स, उससे जो है क्षत्रिय पैदा होते हैं। उन्होंने कहा वैश्य, ये जो है उसके थाइज से पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का बेस जो है वो वैश्य है। एग्रीकल्चर नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा, सारे भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे देखोगे हमारे थाइज जो है पूरे बॉडी को संभालते हैं। अगेन जो शूद्रास थे, उन्होंने कहा ये फीड से जो है पैदा होते हैं। ठीक, अगेन आप देखोगे पूरे सोसाइटी का जो भार होता है वो इन जो है सबसे, क्या कहते हैं, जो निम्न वर्ग तो नहीं कहेंगे, आप देखोगे कोई भी सोसाइटी में अगर जो है जो सबसे जो है निम्न लेवल पे जो लोग होते हैं, साफ़ सफाई करने वाले, कचरा उठाने वाले, जो डेड बॉडी जलाने वाले, ये लोग अगर ना हो तो आप देखोगे सोसाइटी में बाकी लोगों का सर्वाइव कर पाना जो है सबसे मुश्किल होगा। तो ये सोसाइटी का बेस थे, जैसे कि हमारे फीट। तो ये जो है कहा गया इसी पुरुष के 4 बॉडी पार्ट से 4 अलग अलग वर्ण की जन्म होता है। ठीक है, माउथ से ब्राह्मण्स, आर्म से क्षत्रिय, थाइज से वैश्य और फीट से शूद्रास। ठीक, इनके पैरेलल जो है एक अलग कैटेगरी बनती है अंत्यज या फिर जो है चांडाल। इस पर जो है हम बाद में आएंगे। ठीक है, तो इसको जो है उन्होंने धार्मिक रंग दे दिया कि ये चीज़ जो है भगवान ने बनाई हुई है, इसलिए आपको ये चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, ब्राह्मण्स ये कहते हैं वर्ड टू वर्ड ये चीज़ ऐसे ही फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये गॉड ने बनाया हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ फॉलो कैसे होगी? तो फॉलो करवाने के लिए उन्होंने कुछ जो है स्ट्रेटजी बनाई। पहली चीज़ उन्होंने ये कह दिया यह डिवाइन ऑर्डर है। ठीक, धरती के इंसानों ने नहीं बनाया ताकि लोग ये मान लें कि साहब यह जो है हमारे बुरे कर्म थे कि उन्होंने हमको चांडाल बनाया या फिर जो है दलित बनाया। नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने राजा को जो है एडवाइस किया कि आप इन रूल्स को फॉलो करवाओगे। सेकेंड थिंग कि राजाओं पर यह फोर्स किया कि आपको ये चीज़ फॉलो करवानी है। अगेन आपको जो है रामायण में एक बाद में जोड़ी हुई कहानी है कि एक शाम्भुक जो है का रेफरेंस आता है कि वो एक दलित था जो कि तपस्या कर रहा था। तो ब्राह्मण्स लोग जा कर के राम से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब देखिए जो शाम्भुक दलित है और वो चूँकि पूजा कर रहा है, इससे जो है धरती का जो है व्यवस्था जो है डिसबैलेंस हो रही है, तो आप जाइए उसको मार डालिए। और राम जी उसको मार डालते हैं। अगेन पूरी की पूरी फर्जी कहानी है, लेकिन जो रामचरितमानस में जो बाद में ऐड किया गया तो ये कहानी वहाँ से जुड़ के आती है। तो सेकंड जो तरीका था कि उन्होंने राजाओं को फोर्स किया कि ये जो सिस्टम है ये चलना चाहिए। तीसरा चीज़ उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो भी इंसान का जो सोशल स्टेटस है, ठीक, वो बाई बर्थ है। मीन्स हम ब्राह्मण हैं तो हमको सोसाइटी में सबसे ऊपर रिस्पेक्ट मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यह बाई बर्थ है और इस सिस्टम को गॉड ने बनाया। तुम चूँकि लोअर कास्ट की हो तो तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम तुम्हारे साथ मिसबिहेव करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो ये 3 स्ट्रेटजी थी जिससे जो है उन्होंने अपने सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया। अब एक और मज़ेदार कहानी आती है, ठीक, कि जो है अब इसको किस तरह से लोग इम्प्लीमेंट करवाते थे। एक साहब थे द्रोणाचार्य। कौन थे? तो बेसिकली इनको जो है जो भी हस्तिनापुर का राजघराना था उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा गया था। ठीक, इनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो हुआ क्या कि एक जो है निषाद बच्चा था, एक जंगली ट्राइब थी निषाद, उन्हीं का एक बच्चा था एकलव्य। कहानी आप जानते हो, फिर से जो है थोड़ा सा कर रहे हैं। तो ये उनके पास पहुंचता है, कहता है ऐसा कि साहब आप हमको जो है, मैंने सुना है कि आप बहुत महान टीचर हैं, तो आप हमको आर्चरी सिखाइए। द्रोण कहते हैं कि साहब हम जो है सिर्फ राजघराने को ही ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो है, उसको पता था कि ये जो है लोअर कास्ट का है, तो कहा कि नहीं हम आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, हम सिर्फ राजघराने को ही ट्रेनिंग देते हैं। तो एकलव्य जो है वो वापस जंगल जाता है। उसने द्रोण की एक मूर्ति बनाई, चूँकि हमेशा से ही माइथोलॉजी ये कहती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो उसने क्या किया, द्रोण की मूर्ति बनाई और उसके बाद खुद ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और फाइनली वो एक बहुत शानदार जो है आर्चर बन गया। ठीक है,
अब क्या होता है कि एक बार कुरु जो जो भी पांडव और कुरु जो कौरव थे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और उनके साथ उनका कुत्ता भी गया था। तो कुत्ता घूमते घूमते किनारे निकल गया और उसने जो है एकलव्य को प्रैक्टिस करते देखा। तो अब जैसे ही कुत्तों की आदत होती है, जब भी कोई अजनबी मिलता है तो वो भौंकना शुरू करते हैं। तो कुत्ते ने जो है एकलव्य पे भौंकना शुरू किया। तो इस बात से एकलव्य को नाराज़गी हुई। उसने क्या किया, एक साथ जो है एक एक करके 7 तीर जो है इस तरह से चलाए कि कुत्ते का जो माउथ था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, लेकिन कुत्ते को एक खरोच तक नहीं आई। इंटरेस्टिंगली आप इमेजिन करो कि एक साथ उसने तीर मारे, कुत्ता जो भौंक रहा है, ऐसा भी नहीं था कि वो एक रिंग थी कि जो स्टेबल रहे, उसने 7 तीर चलाया और उसका मुंह एकदम से ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके चेहरे पे एक खरोंच तक नहीं आई। अब कुत्ता भाग करके पांडवों के पास वापस आता है और आकर के पांडव दंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक, फाइनली वो लोग जो है अपने गुरु के साथ जो है जंगल में आते हैं और आकर के एकलव्य से मिलते हैं। द्रोण ने पूछा कि यार तुम तो बड़े शानदार स्टूडेंट हो, कैसे जो है तुमने ये सब किया और कहाँ से सीखा? तो बोला कि साहब देखिए, आप ही हमारे गुरु हैं और हमने आपकी मूर्ति बना करके ये सब सीखी है। द्रोण को लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा कि हम जो है राजघरानों की ट्रेनिंग दे रहे हैं और ऐसे अगर कोई ऐसे जंगली बंदा जो है ऐसे जो है इतना बढ़िया जो है आर्चर बन जाएगा तो हमारे राजघरानों की हमारी ट्रेनिंग पर एक धब्बा है। ठीक है, वो चाहते थे कि जो उनका फेवरेट जो स्टूडेंट अर्जुन है, यह जो है सबसे जो है बेस्ट रहे, हमेशा दुनिया में जो है सबसे बेस्ट आर्चर रहे। आप देखो कितना घटिया जो है मतलब इस आदमी की सोच थी। अलग आज के दौर में इनको भी बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है द्रोणाचार्य को, पर पर्सनली जो है मुझे जो है ये इनका बिहेवियर नहीं पसंद आता। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो द्रोणाचार्य जो है उन्होंने जो है दिमाग लगाया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब तुमने मुझसे शिक्षा ली है तो गुरु दक्षिणा दोगे। पुराने दौर में ये था कि चूँकि सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे अच्छी बात ये थी कि पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जब पढ़ाई ख़त्म होती थी उस दौर में एक बार आपसे कहा जाता था कि आप जो है आपकी कैपेसिटी में जो कुछ भी है आप उसको जो है दान दे दीजिए, आप हमें दान दे दीजिए एक बार। तो गरीब लोग जो है कम दान देते थे, जो राजा लोग होते थे बहुत सारा दान देते थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मुझसे सीख तो लिया है, तो अब जो है आपको जो है गुरु दक्षिणा देनी है। कहा ठीक है साहब, आप आज्ञा कीजिए, हमने आपसे सीखा तो है। तो उन्होंने कहा कि अपना राइट थंब काट के दे दो। याद रखिए, तीर खींचने के लिए आप अंगूठे से ही पकड़ करके तीर खींचते हो, और इन्होंने दिमाग लगाया कि आप अपना अंगूठा काट के दे दीजिए ताकि वो जो है दोबारा जो है कभी तीर उठाने की हिम्मत ना करे। मासूम सा बच्चा था एकलव्य, उसने अपना अंगूठा काट करके जो है द्रोणाचार्य के कदमों पर रख दिया। यू कैन इमेजिन कि मतलब कितनी घटिया सोच थी। और आज देखोगे द्रोणाचार्य के नाम से कितने अवार्ड्स बढ़ते हैं स्पोर्ट्स में, और सो यही वजह है शायद कि हम जो है आज भी जो है ओलंपिक के लिए अच्छे स्पोर्ट्समैन पैदा नहीं कर पाते। सीधी सी बात है, हमारा रोल मॉडल कौन है? द्रोणाचार्य, एक ऐसा बंदा जो है जो जानबूझ करके डिस्क्रिमिनेट करता है गरीब लोगों को, जो भेदभाव करता है सिर्फ इसलिए कि वो एक लोअर कास्ट का बंदा है, और उसे कैसे उसकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि राजघरानों के बच्चों की से वो खुद को कंपेयर कर ले। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिखाता है कि किस तरह से जो ब्राह्मण्स लोग थे, ठीक है, उस दौर के, आज के हम नहीं कहेंगे कि जो द्रोणा जैसे ब्राह्मण लोग, ये लोग जो है लोगों में डिस्क्रिमिनेट करते थे। ठीक है, इसी तरह से जो है कर्ण की भी कहानी आती है, बट कर्ण को ट्रेनिंग मिल गई थी, लेकिन कर्ण को भी ट्रेनिंग लेने के लिए जो है वो अपनी आइडेंटिटी बदल करके ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। ठीक, तो इस तरह से जो ब्राह्मण्स लोग दिमाग लगा करके भेदभाव करते थे। ठीक, अब ब्राह्मण टेक्स्ट एक और चीज़ कहते हैं कि जो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि सिर्फ क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते हैं, ये ब्राह्मण टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो हिस्ट्री बताती है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी राजा बने जो कि क्षत्रिय नहीं थे। अगेन ब्राह्मणिक माइथोलॉजी, ब्राह्मणिक ट्रेंड से अलग ये लाइन आती है। जैसे इंडिया के जो सबसे महानतम राजा थे मौर्यंस, जिसमें अशोक का नाम आता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वो बताते हैं कि वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं वो क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं वो लो ओरिजिन थे, लोअर कास्ट के थे। ठीक, बुद्धिस्ट क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण्स कहते हैं वो लोअर कास्ट के थे। ठीक, इसी तरह से दो और डायनेस्टी आती है, शुंग और कर्ण, जो कि मौर्य के ठीक बाद आए थे, वो ब्राह्मण्स थे। शुंग और कर्ण ये ब्राह्मण्स थे, अगेन ये भी क्षत्रिय नहीं थे।
इसी तरह से ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं जबकि नॉन ब्राह्मण जो है नॉन क्षत्रिय लोगों ने रूल किया। इसी तरह से एक कम्युनिटी थी शक, जो कि फॉरेनर्स थे, ठीक है, इनको इंडियन सोसाइटी में मलेच्छ कहा जाता था और सबसे लो माना जाता था। ये लोग भी राजा बने इंडिया में, जिनका फेमस राजा था रुद्रदामन, ठीक है। आपको याद होगा जो है लास्ट चैप्टर में सुदर्शन लेक गुजरात के गिरनार में हमने पढ़ा था। तो रुद्रदामन भी जो है वो ब्राह्मण्स नहीं था, वो जो है क्षत्रिय नहीं था, वो बेसिकली मलेच्छ कहला रहे थे। और जो पूरा का पूरा टेक्स्ट संस्कृत में है और ये कहा जाता है कि रुद्रदामन को संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। तो इससे ये पता चलता है कि जब ये कहा जा रहा था कि सिर्फ ब्राह्मण से ही जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे या क्षत्रिय ही राजा बनेंगे, तो ये पूरी तरह से सच नहीं था और जो है कई दूसरे लोग भी राजा बन सकते थे, ठीक है। इसी तरह से कई और डिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वो ये जो है दावा करता है कि मैं एक यूनिक ब्राह्मण हूँ जो कि जो है जिसने क्षत्रियों का प्राइड नष्ट किया। अगेन जो सतकर्णी है वो भी जो है ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय नहीं है, ठीक। और जो है उसने जो शादी की है वो इंटरकास्ट शादी की है, चारों वर्णों में शादी की है। यहाँ पर आपका जो एक्चुअल सवाल बनता है कि हाउ कैन वी से कि जो है ब्राह्मण रूल ऑफ क्षत्रियों के जो राज करने के सिस्टम के क्या क्या एक्सेप्शंस थे, या फिर क्या एंशियंट टाइम में क्षत्रियों के राज करने का सिस्टम जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। तो आपको साफ साफ नो कहना है और ये सारे एग्जाम्पल आपको देते जाने हैं। तो जो गौतमी पुत्र सतकर्णी है वो बेसिकली ब्राह्मण था और क्षत्रियों को उसने बर्बाद किया। अगेन कहा जाता था सेम वर्ण में शादी करनी है, इसने चारों वर्णों में शादी की, ठीक। इवन कि एक जो है रुद्रदामन के रिश्तेदार से भी के फैमिली में भी शादी की, जो कि जो बेसिकली मलेच्छ था या फिर जो है नॉन हिंदू था, आप कह सकते हो ओरिजिनली, ठीक है। बाद में इन लोगों ने हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि अलग अलग कास्ट सिस्टम में इंटीग्रेशन होता है, कई अलग अलग लोग जो है वो हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसमें मिक्सअप हो रहे हैं। इसके कारण जो है जो इंडियन सोसाइटी है वो बड़ी मिक्सअप होती जा रही है, ठीक। अच्छा, एक और मज़ेदार बात है कि जो सातवाहन हैं वो ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं जिन्होंने क्षत्रियों को नष्ट किया। एट द सेम टाइम वो ये भी कह रहे हैं कि हम वर्ण सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाएंगे, हम उसको जो है अपहोल्ड करेंगे। तो वर्ण सिस्टम क्या कह रहा है कि ब्राह्मण को पूजा पाठ करना चाहिए, क्षत्रियों को राज करना चाहिए, और खुद क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण है लेकिन हम राज करेंगे और क्षत्रियों को राज करने नहीं देंगे। तो आप देखोगे कि जिन आइडियल्स की वो बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो उन्हीं आइडियल्स के खिलाफ काम कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं कि हम जो है अब जो वर्णा सिस्टम है इसको फॉलो करेंगे, ठीक। मीन्स ब्राह्मण पूजा करेगा, क्षत्रिय राज करेगा, वैश्य जो है अपना काम करेगा, शूद्र सेवा करेगा, ठीक। और कर क्या रहे हैं कि एज ए ब्राह्मण वो राज कर रहे हैं और क्षत्रियों को रूल करने नहीं दे रहे, ठीक। मीन्स जो कह रहे हैं उसका उल्टा काम कर रहे हैं। अगेन एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ये भी सोसाइटी में काफ़ी सारी थी। जो ब्राह्मण्स हैं वो एक्सोगेमी कह रहे हैं, बट एंडोगेमी भी शादियाँ खूब हुई हैं, पहले हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जाति एंड सोशल मोबिलिटी, ठीक। अब स्टार्टिंग दौर में ब्राह्मण्स ने 4 वर्ण ही बनाए थे, सिर्फ 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बट हुआ क्या, जो नए नए लोग आ रहे थे उनको जो है इस सिस्टम में फिट करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जैसे कि कुछ ऐसे कम्युनिटी थे जो कि जंगल में रह रहे थे, जैसे कि निषाद, एकलव्य की फैमिली आपको याद होगा, ठीक है। कुछ नए तरह के थे जैसे गोल्डस्मिथ, सोने का, अब इनको कहाँ रखा जाए मुश्किल हो रही थी, ठीक। कुछ पास्टोरलिस्ट थे, उनको फिट करना मुश्किल हो रहा था। कुछ बाहर से जो है दूसरे जो फॉरेनर्स आ रहे थे उनको कहाँ फिट किया जाए, इसीलिए उन्होंने कैटेगरी को थोड़ा और ब्रॉड कर दिया और अब जो है जाति बन रहा था। और जो जातियों की खास बात क्या थी, ये सारे लोग जो है सेम प्रोफेशन से बिलोंग करते थे, कि जितने भी एक प्रोफेशन के लोग हुए उनको एक जाति में बना दिएगा। इन्हीं के लिए 2 और टर्म आ रहा, श्रेणी या गिल्ड। बेसिकली ये बिजनेस सोसाइटी थी, उनके लिए अब इंग्लिश में गिल्ड आता है और जो है इंडियन लिटरेचर में श्रेणी वर्ड आता है, ठीक। अब जो श्रेणी वाले लोग हैं या जातियां हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन कम मिलते हैं, थोड़े बहुत मिले हैं बट कम मिले हैं। स्पेशली कई सारे जो रिच जो श्रेणीज थे, जो कास्ट थे, उन्होंने जो है अपने जो है टेम्पल्स बनाए और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए। ऐसे ही मंदसौर में एक प्रशस्ति मिलती है जो कि सिल्क वार्मर्स ने एक टेम्पल बनवाया था
जो कि ओरिजिनल जो है गुजरात में रहते थे, वहाँ से वो मध्य प्रदेश चले आए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण वहाँ से जो है वो मंदसौर मध्य प्रदेश आ गए थे। ओरिजिनल कहाँ था? तो ओरिजिन थी उनकी गुजरात में, ठीक, लाट गुजरात में, वहाँ से वो मंदसौर आके शिफ्ट हो गए थे। कौन थे? तो बेसिकली सिल्क वीवर्स थे। तो उन्होंने अपने बारे में डिस्क्रिप्शंस दिया है, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया कि साहब कैसे कैसे उनकी जर्नी रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम रही है, और इस तरह से उनको पता चला कि साहब मंदसौर के जो राजा हैं वो बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए वो यहाँ सेटल होने का उन्होंने डिसाइड किया है, ठीक है। अगेन जब उनके डिस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि सेम जो है कास्ट के लोग अलग अलग तरह के काम करते थे, ठीक है। उसमें भी कई अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट होते थे जो कि अलग अलग काम करते थे, और जो है वो मंदिरों को बड़े बड़े डोनेशन दे रहे थे। अच्छा, ये जो है जो गिल्ड्स हैं वो मंदिरों को डोनेशन क्यों दे रहे थे? उनको इतना पैसा देना इतना ज़रूरी क्यों था? वजह क्या था कि टेम्पल जब जो है भव्य बनेंगे तो उससे क्या होगा कि लोग जो उन टेम्पल्स को विज़िट करने आएंगे। जब टेम्पल्स को विज़िट करने आएंगे तो सीधी सी बात है, लोग कहीं जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं, तो इससे जो है इन क्राफ्ट वर्कर्स का सामान बिकेगा। दूसरी चीज़ क्या थी? क्योंकि जो है भगवान में आस्था थी तो इसलिए भी मंदिर बनाना पसंद करते थे। तो वहाँ पे किस किस तरह के लोग हैं, मतलब तो उन्हीं कैटेगरी में कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जो है कई सेम कास्ट में लोग हैं ये, जो कि जो है कई सारे लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। कुछ जो है बढ़िया बायोग्राफी लिख सकते हैं, कुछ बढ़िया कहानियाँ सुना सकते हैं, तो कुछ जो है रिलीजियस डिबेट में अच्छा डिबेट कर सकते हैं, तो कुछ जो है साइंस और एस्ट्रोनॉमी पर अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ जो है बड़े योद्धा हैं। तो अलग अलग तरह के लोग सेम कास्ट में ही जो है अलग अलग तरह के लोग जो है उस दौर में थे। तो यहाँ पर भी एक बड़ा प्रूफ मिलता है कि सेम सोसाइटी में भी, सेम कास्ट में भी जो है कई तरह के लोग हो सकते हैं। द केस ऑफ मर्चेंट, संस्कृत टेक्स्ट में जो मर्चेंट्स के लिए जो टर्म आ रहा है वो मिलता है वणिक, ठीक। वणिक मतलब वो लोग जो कि बेसिकली ट्रेड करते थे। अगेन ये भी एक समस्या है कि जो माना ही जाता था कि जो वैश्य लोग हैं वही ट्रेड करेंगे, लेकिन आप देखोगे एक नॉवेल रही है मृच्छकटिकम, ठीक, नाटक रही थी एक्चुअली, जिसको शूद्रक ने लिखा था। इसमें जो है जो उस फिल्म का, इस नाटक का जो हीरो है चारू दत्त, वो एक ब्राह्मण भी है, एट द सेम टाइम सार्थवा यानी कि एक मर्चेंट भी है। मतलब इस नॉवेल में नॉर्मली क्या ये माना जाता था कि जो वैश्य है वो ट्रेड करेगा, जो वणिक है वो ट्रेड करेगा, लेकिन जो चारू दत्ता है, यहाँ पर एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है? मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने, ठीक। अब इस नाटक में चारू दत्ता कौन है? तो ब्राह्मण भी है लेकिन एट द सेम टाइम मर्चेंट भी है। इसी तरह से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसमें दो भाइयों का जिक्र है, ठीक है। ये दोनों भाई जो है जिन्होंने एक टेम्पल बनाया था उसी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो ये लोग क्षत्रिय वणिक थे, मीन्स वॉरियर भी थे और वणिक भी थे। तो इससे भी हमको पता चलता है कि जो लोग थे वो एकदम पूरा मिक्सअप होकर रहते थे। ज़रूरी नहीं था कि जो ब्राह्मण्स कह रहे थे कि साहब 4 वर्ण होंगे और हर एक वर्ण को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो ऐसा नहीं हो रहा था। लोग जो है वर्ण छोड़ करके इधर उधर भी काम कर रहे थे, ठीक है। बियॉन्ड द 4 वर्ण इंटीग्रेशन, अब 4 वर्ण तो उन्होंने बनाए, लेकिन अलग अलग सोसाइटी जो है एक दूसरे से मिक्सअप भी हो रही थी, और कई सारे ऐसे कम्युनिटी भी अब कांटेक्ट में आ रहे थे जो कि जो है नॉन जो है हिंदू बैकग्राउंड से थे, जैसे कि जो फॉरेस्ट के ट्राइबल्स थे। चूँकि सोसाइटी एक्सपेंड हो रही है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, जंगलों को तेज़ी से काटा जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, कई जंगली जनजातियाँ हैं वो भी जो है बाकी लोगों के टच में आ रही हैं। अब उन लोगों को भी सोसाइटी में फिक्स करना है। जैसे कि आपको याद होगा निषाद, वो बेसिकली एक जंगली बच्चा था एकलव्य, लेकिन क्योंकि बगल में जो है पांडवों की और कौरवों की ट्रेनिंग हो रही थी, तो इस तरह से वो बाकी लोगों के टच में आ जाता है। इसी तरह से एक और कम्युनिटी थी नोमैडिक पास्टोरलिस्ट, जो कि चरवाहे थे। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है अगेन कम मिलता है, ठीक है। और जो है सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है, संस्कृत लिटरेचर है, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कम देता है। नॉर्मली इन सारे लोगों के लिए उन्होंने एक कॉमन सा टर्म यूज़ किया, मलेच, ठीक। मलेच का मतलब ये, एक तो वो बड़े नेगेटिव सेंस में लेते थे, इसका मतलब ये था ये वो लोग जो कि ब्राह्मण ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। महाभारत में एक स्टोरी मिलती है कि किस तरह से एक नॉन ब्राह्मणिक बैकग्राउंड के लोग जब ब्राह्मणिक बैकग्राउंड के लोग से मिलते हैं तो सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेज आते हैं, या फिर
उनकी एक कहानी मिलती है। था क्या कि पांडव लोग जो है अज्ञातवास पे निकलते हैं। था इस स्टोरी में क्या था कि पांडव और कौरव दोनों जुआ खेलते हैं। पांडव जुए में हार जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने अपना राजपाट हारा, फिर बाद में जो है सारी प्रॉपर्टी हार गए, और फाइनली जो है जब चूँकि अब युधिष्ठिर को जो है जुए की गंदी लत थी, तो उन्होंने क्या किया, फाइनली जो है कौरवों ने कहा कि ठीक है, आप अपनी फैमिली को दाव पे लगा दो। फैमिली को भी दाव पे लगा दिया, और फाइनल शर्त ये थी, जो हारे थे वो ये हारे थे कि आपको 12 साल जो है वनवास में रहना है और 1 साल आपको अज्ञातवास में रहना है। मीन्स आपको इनविजिबल तरीके से रहना पड़ेगा, और अगर किसी ने पहचान लिया तो आपको वापस जो है फिर से 13 साल फिर से जो है सोसाइटी से गायब रहना पड़ेगा। तो पांडव जो है वो जंगल चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल वनवास उनका था। तो वो काफ़ी थक गए और सारे लोग सो गए। सिर्फ भीम जो कि सेकंड नंबर पे था वो जगे हुए थे। क्यों? भीम बहुत पावरफुल थे और इसलिए वो जगे थे ताकि बाहर से कोई खतरा ना आ जाए। उसी आसपास एक खतरनाक सा राक्षस रहता था जो कि बहुत ही पावरफुल था और हमेशा जो है लोगों को पकड़ करके खा जाता था। तो उसने जो है पांडवों को सोता हुआ देखा और इसलिए अपनी बहन को भेजा कि उनको पकड़ के लेके आओ। बहुत पावरफुल राक्षस था, लेकिन भेजा किसको? बहन को। क्या करने के लिए? इनको पकड़ कर के लाओ। क्या कार्टून नहीं है, नहीं खैर स्टोरी है। तो उसकी जो बहन है हिडिंबा, उसको भेजा कि तुम जाओ इन पांडवों को उठा करके लेके आओ। अगेन जो हिडिंबा थी वो जब उस जगह पे आती है, वो भीम को देखते ही उसे प्यार कर बैठती है, लव एट फर्स्ट साइट। और उसने क्या किया, खुद को जो है एक सुंदर सी जो है लड़की का रूप लिया और उसको प्रपोज़ किया कि भीम जो है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। भीम ने रिफ्यूज़ कर दिया। इसी बीच जो है जो उसका भाई था वो भी जो है पीछे से चला आता है और बहुत गुस्सा होता है, ठीक। और अगेन उसने भीम को चैलेंज कर दिया कि आप एक रेसलिंग मैच करो। भीम जो है एक चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसको मार डालता है। सोच के देखो कितना यूनिक है। अच्छा, जब तक लड़ाई चल रही है उनके भाई लोग सोए बैठे हैं। उठते कब हैं? जब जो है दोनों की जब जो है उस राक्षस की मौत हो जाती है। अगेन जब डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद हिडिंबा इंट्रोड्यूस करती है खुद को कि देखिए मैं एक्चुअल में राक्षसी हूँ, लेकिन मैं जो हूँ आपके भाई भीम से प्यार करती हूँ, तो हमको जो हमारी शादी करवा दीजिए। सोच के देखो यार कि आपके भाई के से जो है आपके भाई की हत्या कर दी गई है और आप बड़े खुश हो गए कि भैया जिसने मारा है उससे हम शादी करना चाहेंगे। अगेन जब उसने अपनी बहन को भेजा ही था कि तुम जो है क्या कहते हैं आप जाके जो है उन लोगों को पकड़ के लेके आओ, तो फिर उसके जो है दोबारा वापस आने का मतलब क्या था, ठीक। ये भी तो हो सकता था कि साहब कुछ ट्राइबल सोसाइटी के लोग थे जिनकी लड़की घूमने निकली थी, शायद भीम को पसंद आ गई या भीम ने उसको पसंद कर लिया, इससे वो नाराज़ हुआ इसलिए लड़ाई हुई। खैर कहानी क्या कहती है? कहानी जो है ये कहती है कि उसने जो है कुंती यानी कि पांडवों की माँ से कहा कि देखिए मैंने अपने फैमिली वालों को छोड़ दिया है, अपना धर्म छोड़ दिया, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया। इट मीन्स कि मैंने जो है राक्षसों वाली सारी टेंडेंसी को ख़त्म कर दिया है और इसलिए मैं एक अच्छी लड़की हूँ, इसलिए अपने टाइगर जैसे बेटे को मेरा हस्बैंड बना दीजिए। अगेन यहाँ जो टर्म आ रहा है टाइगर जैसा बेटा, कौन अपने बेटे को जो है शेर कहना चाहता है, ठीक। लेकिन क्योंकि ये ट्राइबल बैकग्राउंड का जो है वर्ड है जहाँ पर पावर को दिखाने के लिए टाइगर वर्ड यूज़ होता है, तो उसने कहा कि जो है आप जो है चाहे मुझे एक बेवकूफ़ समझिए, चाहे जो है अपना डिवोटेड सर्वेंट मानिए, लेकिन आप मुझे जो है अपने साथ रख लीजिए और जो है अपने बेटे को मुझे जो है अपने बेटे से शादी करने दीजिए, ठीक। लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो इस बात से एग्री नहीं हुए। फाइनली काफ़ी जिद हुई और ये कहा गया कि ठीक है भीम, दिन भर तुम इस लड़की के साथ रह सकते हो, रात को तुमको जो है वापस अपने फैमिली के साथ आना पड़ेगा, ठीक। फाइनली जो दोनों थे भीम और उसकी वाइफ, दोनों दिन भर खूब घूमे फिरे, खूब मस्ती की और जो है हिडिंबा को जो है प्रेग्नेंट होती है और उसका एक बेटा बनता है जिसको घटोत्कच कहा जाता है। अगेन उसके बाद माँ और बेटे ने जो है पांडवों को छोड़ दिया। हमको नहीं पता कि पांडव उसको छोड़ के भाग गए थे या फिर जो है वो पांडव को छोड़ के गई थी, लेकिन जो मदर ने जो है मदर और सन ने पांडवों को छोड़ दिया। घटोत्कच ने प्रॉमिस किया कि हम जो है फिर से आएंगे, जब कभी पांडवों को ज़रूरत पड़ेगी हम आपकी हेल्प करने आएंगे। अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है। इस कहानी का एक एंगल तो वो है जो कहानी हमको बताती है, एक दूसरा आप एंगल देखोगे तो ये भी हो सकता है कि साहब
आप देखोगे अगर वाकई जो है शादी करनी ही थी तो ऐसा क्यों कहेंगे कि साहब दिन भर जो है उस लड़की के साथ घूमो, रात को आपको फैमिली के साथ रहना। ये भी तो हो सकता है कि भीम शायद थोड़े उदंड रहे हों, उनको वो लड़की पसंद आ गई हो और जो है वो हमेशा दिन में निकल जाते हो। सीधी सी बात है, जंगल में टाइम पास ही करना है, ठीक है। तो वो सुबह जो है बिना बताए गायब हो जाते हो और फाइनली जो है जब टाइम मिला सर रात को जो चुपचाप आकर के शांति से सो जाते हो अपने फैमिली के साथ। और बाद में जब लड़की ने बताया कि साहब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, सीधी सी बात है यार, अगर आपका बेटा हुआ है तो आप साथ रखना चाहोगे कि छोड़ के अलग होना चाहोगे। लेकिन कहानी ये कहती है कि वो लड़की ही अलग हो गई। अगेन तो ये सब कहानी है, लेकिन एक चीज़ पता चलती है कि मेन स्ट्रीम सोसाइटी जो है वो ट्राइबल बैकग्राउंड के टच में आ रही है, ठीक। और ये कहानी जो है ऐसा बताता है। तो यहाँ पर जो है हिस्टोरियन मानते हैं कि ये जो राक्षस वर्ड यूज़ किया गया है ये बेसिकली उन लोगों के बारे में कहा गया है जो कि नॉन ब्राह्मणिक बैकग्राउंड से आ रहे थे। बेसिकली जो ट्राइबल्स थे वो जो है उन्हीं के लिए ये राक्षस वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो जो है यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है कि आप जो है उन प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए इस पैराग्राफ में जो कि नॉन ब्राह्मणिकल है, ठीक है। अगेन ये जो है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ये आपका एक तरह से जो है एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, क्योंकि पैराग्राफ बेस्ड जो है क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या था कि इस पूरे पैराग्राफ में आप जो है ये छाट के लिखना है कि नॉन ब्राह्मणिकल जो आइडियाज़ थे या फिर वो प्रैक्टिसेस कौन कौन से थे, ठीक। दूसरी चीज़ आप ये बताइएगा कि ये जो कहानी ये कहती है, इस कहानी पे आपका कितना ट्रस्ट बनता है कि एक राक्षस था, उसकी जो है बहन थी, राक्षस ने जो है भीम को चैलेंज किया और जो है भीम ने राक्षस को मार डाला, उसकी बहन जो शादी के लिए रेडी हो गई। खैर चलिए, अब वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन